हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट डेली करंट अफेयर्स एसोसिएटेड विद 14th दिसंबर। जी हाँ, यानी कि 14 दिसंबर के दिनांक से जुड़े उन सभी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और इसीलिए जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हम कोशिश करेंगे इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाने की और सेशन के एंड में आपको दिए जाएंगे हर बार की तरह कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ। उनमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको उनका उत्तर देना है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप सभी उनके उत्तर देने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी आपको अच्छे से याद भी रहेंगे वो इवेंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में पुराने सभी वीडियोस को भी देखते रहा करिए, सो दैट आगे के इवेंट सीखते सीखते पुराने इवेंट्स भी आपकी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश रहें। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं आज के दिनांक से जुड़े आज हुए सभी जरूरी इवेंट्स की। और सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय मामलों की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इवेंट आज हमारे पास ये है कि किस प्रकार 9th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट यानी कि SMDS देहरादून शहर में चल रही है। द 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट has started this year with the theme of emerging pathways for building a resilient post-COVID mountain economy, adaptation, innovation and acceleration। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समिट का उद्देश्य है माउंटेन इकोलॉजी को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो भी हानि उठानी पड़ रही है चलते डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, उन सभी मुद्दों की तरफ कम्युनिटी का और सरकार का अटेंशन एकाग्रित करना, इसके ऊपर चर्चा करना और सही तरीके और सोल्यूशंस ढूंढना, जिस प्रकार जो प्राकृतिक तनाव महसूस हो रहा है माउंटेन इकोलॉजी को, उसको कम किया जाए। दिस समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, जिसको कि हम IMI के नाम से जानते हैं। और ये समिट टोटल 4 दिन लंबा इवेंट होगा, जहां कई सारे जरूरी मामलों पे चर्चा की जाएगी, जैसे कि माइग्रेशन, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि नए नए तरह के सॉल्यूशंस और समाधानों पे चर्चा की जाएगी एसोसिएटेड विद द फार्म सेक्टर विच मींस द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में भी बात की जाएगी इन द इकोलॉजी ऑफ इंडियन हिमालयाज। आप सभी जानते हैं कि हिमालय, जिनको कि हम यंग माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, किस प्रकार वहां लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन और माउंटेन डिग्रेडेशन टाइप की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और किस प्रकार माउंटेन्स में स्थित नेचुरल झरने, नदियां, तालाब, तो इन सभी मुश्किलों की वजह से न कि सिर्फ वहां की लोकल कम्युनिटीज को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि टोटल इकोलॉजी पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसी तरह की कुछ बातों पे चर्चा करने के उद्देश्य से करी गई है ये समिट ऑर्गेनाइज। इस समिट के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि हर वर्ष जब ये समिट ऑर्गेनाइज होती है तो 3 से 5 जरूरी मुद्दे यानी कि सेलिएंट थीम्स ले ली जाती हैं, जिनके ऊपर इमीडिएट अटेंशन एकाग्रित करने का प्रयास किया जाता है। ये सारी थीम्स रेलेवेंट होती हैं अबाउट माउंटेन एंड हिल्स, और इनके ऊपर इलैबोरेट चर्चा, डिस्कशन और डिबेट्स किए जाते हैं, और जो भी कंक्लूजन, जो भी निष्कर्ष यहाँ निकलता है, उसके रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं और परस्यू किए जाते हैं IMI द्वारा। IMI, जिसको कि आप जानते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव। तो समिट के सारे फैसलों को और सारे डिसीजंस को बाद में IMI कंसिडर करता है और अकॉर्डिंगली एक एक्शनेबल आउटपुट यानी कि एक एक्शन प्लान बनाया जाता है माउंटेन इकोलॉजी की बढ़ोतरी और उसकी बेहतरी के लिए। ये भी आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पहला जो एडिशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ष 2011 में नैनीताल में। नैनीताल, जिसको आप जानते हैं कि इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स एंड इट इज अ टूरिस्ट स्पॉट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया। वहां पर पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था इस समिट का। ये भी आप जरूर याद रखिए कि द इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव आखिर है क्या। इट वाज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो था टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन अ प्लेटफॉर्म, जहां वो साथ आके बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और फिर कई सारे मुद्दे उठा सकते हैं पहाड़ों की बढ़ोतरी के लिए, और जो भी मुसीबतों का सामना वो कर रहे हैं उस पे वो एक पारदर्शी डिस्कशन कर सकते हैं। उद्देश्य अल्टीमेटली है द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटीज जो सभी हिमालयन माउंटेन रीजन्स में या फिर हिली रीजन वाली स्टेट्स में रहती हैं। यहाँ ये भी कोशिश की जाती है कि किस प्रकार अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में एक कंसेंसस अचीव किया जाए, यानी कि सभी के बीच में एक सॉलिड यूनाइटेड डिसीजन ले लिया जाए विच टॉक्स अबाउट द प्रायोरिटीज एंड एक्शन प्लान्स, और अकॉर्डिंगली सही तरह के रिकमेंडेशंस और सुझाव दिए जा सके उन अथॉरिटीज को जो माउंटेन इकोलॉजी के संबंधित लॉज को इनैक्ट
और इम्प्लीमेंट करती हैं। IMI ऑल्सो कन्वीन्स अ मीटिंग ऑफ द माउंटेन स्टेट्स इन न्यू दिल्ली एवरी ईयर। तो ये भी एक बहुत जरूरी फैक्ट है IMI से जुड़ा, यानी कि इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, या कि जिसको आप इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव कहते हैं, उससे जुड़ा एक और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार हर वर्ष न्यू दिल्ली में एक मीटिंग कन्वीन करी जाती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है, विच इन्वॉल्व्स द माउंटेन स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और भी कई सारे इवेंट्स एसोसिएटेड हैं IMI से, जैसे कि लेजिस्लेचर्स मीट, और भी कई इवेंट्स हैं IMI से एसोसिएटेड, जैसे कि लेजिस्लेचर्स मीट, पॉलिसी मेकर्स डायलॉग, यूथ समिट और हिमालयन फोटोग्राफी कंपटीशन। अल्टीमेटली उद्देश्य है लोगों को सेंसिटाइज कराना, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार माउंटेन इकोलॉजी बहुत ही नाजुक है, बहुत ही वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के प्रति। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना, बचाव और रखरखाव के काम करना बहुत आवश्यक हो जाते हैं, और किस प्रकार लोगों के अंदर रुचि पैदा करना माउंटेन इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के प्रति। अब चल के देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय मुद्दों में दूसरा कौन सा मुद्दा हमारे पास आज है, और ये है FICCI का 93rd एनुअल जनरल मीटिंग और एनुअल कन्वेंशन, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभी जारी है और जो कि टोटल चलेगा दिसंबर 11, 12 और 14 की तारीख तक। प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द वर्चुअल FICCI एनुअल एक्सपो 2020। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल FICCI एनुअल एक्सपो को इनॉग्रेट करेंगे यहाँ, और जो थीम है इस साल के एनुअल कन्वेंशन की वो है इंस्पायर्ड इंडिया। इस इवेंट में कई मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, वेल नोन एंटरप्रेन्योर्स, डिप्लोमैट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आके चर्चा करेंगे, अपनी राय देंगे और पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करेंगे। द कन्वेंशन विल ऑल्सो विटनेस वेरियस स्टेक होल्डर्स जो कि चर्चा करेंगे ऑन द इम्प्लीकेशंस, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन द इकोनॉमी। इसलिए इन सभी मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, और इस बात पे भी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार रिफॉर्म्स लाने हैं, किस प्रकार सुधार करना है इकोनॉमी की स्थिति पे, और आगे बढ़ाना है इकोनॉमी को फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट हैज बीन कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। ये भी आप जरूर याद रखिए कि ये जो FICCI का एनुअल एक्सपो 2020 है, इसकी शुरुआत तो 11 दिसंबर 2020 से होगी, और ये चलेगा टोटल 1 साल तक के पीरियड तक। ये वर्चुअल एक्सपो प्रोवाइड करेगा एक ऐसा अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि अलग अलग एग्जिबिटर्स को और बिजनेसमैन को मौका देगी अपने प्रोडक्ट और कमोडिटीज और सर्विसेज को देश विदेश में पहुंचाने की और मार्केट और एडवर्टाइज करने की, सो दैट उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉफिट्स में बिल्कुल भी हानि ना पहुंचे। अब यहाँ एक मुद्दा और भी आता है कि आखिर FICCI क्या है। तो हम ये जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये एक ऐसा एसोसिएशन है विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पे करी गई थी GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा। ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित हैं, और ये एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये और भी कई तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है, जैसे कि सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस प्रमोशन एंड नेटवर्किंग बिटवीन डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब चल के देखते हैं कि कौन से अंतरराष्ट्रीय मामले यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स आज हमारे सामने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक 9 पैक्ट एजेंडा साइन किया गया है एक वर्चुअल समिट के द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाना और स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स लेना, सो दैट सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज एक नई और लाभदायक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शफकत मिर्जियोयेव ने आपस में बातचीत करी और चर्चा करी टू वाइडन काउंटर टेरर पार्टनरशिप, और उन्होंने इस बात को भी अंडरलाइन किया कि किस प्रकार हर देश को जरूरत है कि वो अपनी टेरिटरी को बिल्कुल भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल ना होने दे। बोथ द कंट्रीज हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट काउंटरिंग ऑल काइंड ऑफ टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्टिविटीज। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने इस बात पे भी बातचीत करी कि दोनों किस प्रकार से जल्दी कंक्लूड करेंगे अपना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और फैसिलिटेट करेंगे, यानी कि इनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को फॉर प्रोटेक्शन फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके पश्चात इंडियन साइड ने यह भी कंफर्म किया, यानी कि भारत ने यह भी कंफर्म किया कि भारत रिलीज करेगा $448 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। किस लिए? फॉर 4 डेवलपमेंट projects in Uzbekistan in the fields of road construction,
सीवरेज ट्रीटमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए और वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भारत के द्वारा फंड रिलीज किया जाएगा और क्रेडिट हेल्प करी जाएगी। दोनों देशों ने ये भी बात की कि उनके बीच कोऑपरेशन न कि सिर्फ आपस में होना चाहिए, विच मींस न कि सिर्फ बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ोतरी देनी चाहिए, बल्कि ऑल्सो टुवर्ड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और किस प्रकार दोनों देशों को साथ में म्यूचुअल सपोर्ट देना चाहिए एक दूसरे को इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स सच एज यूएन एंड अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। उज्बेकिस्तान ने कंफर्म किया कि किस प्रकार वो इंडिया का कैंडिडेचर सपोर्ट करता है फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हाल ही में भारत को मिली है नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी शुरुआत जनवरी 2021 से होने वाली है। तो इसी संदर्भ में उज्बेकिस्तानी साइड से सपोर्ट मिला है भारत के फ्यूचर कैंडिडेचर को फॉर नॉट जस्ट नॉन परमानेंट बट ऑल्सो फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। अब इसके साथ आप ये भी देखिए कि कौन कौन से थे वो मुद्दे जिनमें की बातें करी गई और कौन कौन से थे वो 9 पॉइंट एजेंडास जिसपे की डिस्कशन और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच। तो पहला मुद्दा था सोलर एनर्जी। आप जानते होंगे किस प्रकार भारत सोलर एनर्जी की तरफ कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है और किस प्रकार भारत एक लीडिंग ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी। क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत के सारे एफर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और किस प्रकार टारगेट है इनको अचीव करने का बहुत ही शीघ्र। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच चर्चा हुई अबाउट सौर ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भी म्यूचुअल सपोर्ट के बारे में बातचीत करी गई। अनदर इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ डिस्कशन वाज द हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दों पे बात की गई, जैसे कि ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, यानी कि व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग। अपार्ट फ्रॉम दैट रक्षा एंड सुरक्षा के क्षेत्र में बात भी करी गई। नागरिक परमाणु ऊर्जा यानी कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी डिस्कशन हुआ है और कई सारे और अग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं इन द क्षेत्र ऑफ कनेक्टिविटी एंड इन द फील्ड ऑफ सांस्कृतिक शिक्षा और लोक से जन संपर्क, यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आतंक, इस पे तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार इन दोनों के बीच का जो समिट था उसका मेन उद्देश्य ही था कि कैसे टेररिज्म को रोका जाए और किस प्रकार टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखा जाए। अब अगर बात उज्बेकिस्तान की होती है तो इसके बारे में कुछ जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे फैक्ट्स के ऊपर। तो आप याद रखिए कि उज्बेकिस्तान, जिसको कि ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान कहा जाता है, इट इज अ कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया। इट इज सराउंडेड बाय 5 लैंडलॉक्ड कंट्रीज, यानी कि टोटल 5 लैंडलॉक्ड कंट्री से ये देश घिरा हुआ है और इन देशों का नाम है कजाकिस्तान, कराइगिस्तान, तजाकिस्तान टू साउथ ईस्ट एंड अफगानिस्तान टू साउथ। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ वेस्ट। अब अगर बात करी जाए यहाँ की कैपिटल सिटी की, तो कैपिटल सिटी है यहाँ की ताशकंद। आपने ये भी जरूर सुना होगा इस संदर्भ में कि किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के पॉलिटिशियन थे इतने फेमस और हु वाज आल्सो द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था व्हाइट रेवोल्यूशन को, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अक्रॉस एंटायर इंडिया, उनकी मृत्यु भी ताशकंद में ही हुई थी इन 1966। और अगर बात करेंसी की जाए, यानी कि मुद्रा की जाए, तो उज्बेकिस्तानी सोम इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री और प्रेसिडेंट है यहाँ के जिनका नाम हमने अभी पढ़ा ही था संदर्भ में इस समिट के बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, और उनका नाम है शवकत मिर्जियोयेव। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन से न्यूज आइटम्स जुड़े हैं आज बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से। तो इस सेक्टर में आज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने ये है कि किस प्रकार आरटीजीएस, जिसका नाम आप सबने अक्सर सुना होगा कि कितना महत्वपूर्ण और इजी टूल है मनी ट्रांसफर का, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कन्वीनियंट ट्रांसफर सिस्टम है। तो अब as per the decision of the government, it will be available round the clock, यानी कि 24/7 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन के हिसाब से ये अवेलेबल और उपलब्ध कराया जाएगा 14 दिसंबर यानी कि आज की दिनांक के ऑनवर्ड्स। इसके साथ भारत इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज, यानी कि कुछ ही देशों में से एक है जहां ये सिस्टम 24/7 बेसिस पे ऑपरेट करता है। अब आरटीजीएस जो 24/7 into 365 यानी कि परमानेंट राउंड द क्लॉक के हिसाब से अब अवेलेबल कराया जाएगा, ये डिसीजन आया है एग्जैक्टली 1 साल बाद आरबीआई के नेफ्ट 24/7 को ऑपरेशनल बनाने के बाद। आरटीजीएस ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे मार्च 26, 2004 में, और वो एक सॉफ्ट लॉन्च था जब खाली 4 बैंक इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर आज के संदर्भ में बात की जाए तो ओवर
1.35 लाख ट्रांजैक्शंस डेली किए जा रहे हैं इसके थ्रू फॉर अ वैल्यू ऑफ रुपीज 4.17 लाख करोड़ अक्रॉस 237 पार्टिसिपेंट बैंक्स बिकॉज इट इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट एंड सेफ सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये भी आप याद रखिए कि ये जो राउंड द क्लॉक फैसिलिटी दी गई है आरटीजीएस को, ये एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबिलिटी देगा, यानी कि बहुत सुविधा देगा ये बिजनेसेस को, एंड इट विल आल्सो इनेबल इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सेटलमेंट साइकिल्स इन द एंसिलरी पेमेंट सिस्टम्स। अब आरटीजीएस क्या है? तो आरटीजीएस इस तरह का स्पेशलिस्ट फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहां जो मुद्रा का ट्रांसफर होता है वो एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच किया जाता है ऑन अ रियल टाइम बेसिस एंड ऑन अ ग्रॉस बेसिस। अब क्या मतलब है इन शब्दों का रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस? तो सेटलमेंट इन रियल टाइम का मतलब होता है पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड, यानी कि तुरंत तत्काल हो जाता है, और जो ट्रांजैक्शंस यहां होते हैं वो तुरंत सेटल हो जाते हैं। एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड दे आर सेटल्ड आल्सो, यानी कि वेटिंग पीरियड और एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल यहां इन्वॉल्व नहीं है। और जो ग्रॉस सेटलमेंट है उसका मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो 1-to-1 बेसिस पे सेटल कर दिया जाता है विदाउट इंक्लूडिंग एनी अदर ट्रांजैक्शन इन बिटवीन। सेटलमेंट से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक बार में ही प्रोसेस हो जाए, जहां की पेमेंट्स बिल्कुल फाइनल होते हैं और वापस नहीं लिए जाते, यानी कि दे आर एब्सोल्युटली नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज इन फ्यूचर। दैट इज व्हाई आरटीजीएस एक बहुत ही फेवरेबल और प्रेफर्ड सिस्टम है ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इसके साथ चलिए दोस्तों चल के देखते हैं कि खेल समाचार में आज क्या न्यूज है हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते होंगे, इंडिया की जानी मानी टेनिस की खिलाड़ी अंकिता रायना ने जीता है ITF डबल्स टूर्नामेंट टाइटल इन दुबई। इनकी जो पार्टनर थी वो जॉर्जिया देश से इकाटेरिन गोरगोडजे थी। इंडिया की जानी मानी टेनिस प्लेयर अंकिता रायना ने अपना थर्ड डबल्स टाइटल ऑफ द सीजन जीता है एंड शी बिकेम द विनर ऑफ 2020 अल हब्तूर टेनिस चैलेंज जॉइंटली विद, जैसा कि हमने अभी बात की, अपनी पार्टनर एकाटेरिन गोरगोडजे के साथ दिसंबर 2020 में। और द इंडियो जॉर्जियन पेयर, यानी कि इन दोनों ने, अंकिता रायना ने और इनकी पार्टनर ने मिलकर हराया है स्पेन के अलियोना बोल्सोवा को और स्लोवाकिया के काजा जुआन को बाय अ ग्रेट स्कोर ऑफ 6-4, 3-6 एंड 10-6 टू विन द फाइनल ऑफ $1 लाख इवेंट। अब अल हब्तूर टेनिस चैलेंज आखिर क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल फीमेल टेनिस टूर्नामेंट है और ये ITF विमेन्स वर्ल्ड टेनिस टूर का एक हिस्सा है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है दुबई में, विच इज इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE सिंस द ईयर 1998। एक और मुद्दा जुड़ा है आज खेल के क्षेत्र में और वो हुआ जब मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि नीदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जीता है सीजन एंडिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसकी आयोजना अबू धाबी में कराई गई थी जो कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है। मैक्स वर्स्टैपेन के लिए ये उनकी दूसरी विक्ट्री ऑफ द सीजन है और टोटल 10वीं जीत है अपने पूरे करियर की। ये रेस 17th यानी कि 17वां और आखिरी राउंड था 2020 फार्मूला 1 चैंपियनशिप का। वेल्टेरी बोटास वो सेकंड आए, यानी कि उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया इस रेस में, और तीसरा स्थान हासिल किया है लुइस हैमिल्टन ने जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। विद दिस अब ये भी चल के देखते हैं कि आज कौन सी हस्तियां, विच फेमस पर्सनालिटीज आर इन न्यूज। तो आप याद रखिएगा कि रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर यानी कि जाने माने संस्कृत के विद्वान विद्या वचस्पति गोविंदाचार्य हमारे बीच अब नहीं रहे। जी हाँ, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 85 ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। ये बहुत ही ज्यादा वेल वर्स थे वेद भाष्य से, उपनिषद भाष्य से, महाभारत, रामायण और पुराणों से, एंड ही हैड रिटन मेनी कमेंटेटरीज ऑन वेद सूक्तास, उपनिषद्स, शतरुद्रया, ब्रह्म सूत्र भाष्य एंड गीता भाष्य। उन्होंने करीबन 150 किताबें लिखी हैं और कई सारे टेक्स्ट्स को, यानी कि कई सारे लिटरेरी पीसेस को ट्रांसलेट भी किया है, उनका अनुवाद भी किया है फ्रॉम संस्कृत टू कन्नड़ा लैंग्वेज। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा इन द ईयर 2009। अब इसके साथ ये भी देखते हैं कि कौन सा स्पेशल डे मनाया जाता है, कौन सा नेशनल डे मनाया जाता है आज की दिनांक को। तो आप अवश्य याद रखिएगा कि 14 दिसंबर को हमेशा ही हर साल ही मनाया जाता है द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्या है ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? तो
तो हर वर्ष ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ऑपरेट करता है, वो सेलिब्रेट करता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, इस उद्देश्य के साथ कि किस प्रकार अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए ऑन द नीड टू कंजर्व एनर्जी एज वेल एज टू सेव इट एंड प्रिजर्व इट फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस प्रकार एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ रही है, और एक सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। किस प्रकार एनर्जी इज बिकमिंग लेस एंड मोर एक्सपेंसिव, एंड किस प्रकार नेचर का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता जा रहा है विद द मोर डिमांड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो किस लिए एनर्जी की नीड को हमें कंट्रोल करना है, किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन के प्रति कदम बढ़ाने हैं, इन सभी उद्देश्यों के साथ हर वर्ष नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जोर शोर से मनाया जाता है। और यहाँ पर भारत के जितने भी उपलब्धियां हैं, जितने भी अचीवमेंट्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन में, उनको भी बताया जाता है, उनको भी लोगों के बीच में शेयर किया जाता है कि किस प्रकार भारत ने कोशिश की है और आगे भी करेगा टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, यानी कि जो नुकसान ऑलरेडी पहुंच चुका है प्रकृति को, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के प्रति हम जो कर सकते हैं वो भी करना आवश्यक है, और किस प्रकार ऑलरेडी कई एफर्ट्स किए जा चुके हैं इस डायरेक्शन में। अब ये भी आप जरूर याद रखिए कि द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इन द ईयर 2001। अपार्ट फ्रॉम दैट, BEE के बारे में अगर बात की जाए कि आखिर क्या है ये संस्था, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और जिसका मेन उद्देश्य है टू हेल्प इन क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो नीतियां और प्लानिंग करता है टू रिड्यूस द एनर्जी यूज, यानी कि ऊर्जा के इस्तेमाल और उपयोग को किस प्रकार से कम किया जाए, इस पे पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। भारत सरकार के द्वारा कई इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं एनर्जी यूजेज को कम करने के और एनर्जी को कंजर्व करने के, लेकिन अगर हमें बात करनी हो कि कौन कौन से हैं ये इनिशिएटिव्स, तो इनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स भी एक प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने शुरू किया था वर्ष 2007 में। तो इस दिनांक को और इस प्रोग्राम को आप जरूर याद रखिएगा। और ये तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने इनिशिएट किया था वर्ष 2015 में, किस उद्देश्य के साथ, लोगों को क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करने के उद्देश्य के साथ। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज, यानी कि 121 देश का टोटल अलायंस है ये, और ये इंडिया द्वारा शुरू किया गया था उन सभी देशों के लिए जो सनशाइन कंट्रीज कहलाती हैं, यानी कि ऐसे देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित होते हैं, जहां सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत अवेलेबल होती है इन गुड अमाउंट। तो उन सभी देशों को प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार सोलर एनर्जी का वो इस्तेमाल करें और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे अपनी डिपेंडेंस बिल्कुल कम कर दें। ये भी जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब बात हो रही है तो इसके हेडक्वार्टर स्थित हैं गुरुग्राम में, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2015 में, ये तो आप जानते ही हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार भारत और फ्रांस के सहयोग से ड्यूरिंग द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड इन पेरिस इन द ईयर दिसंबर 2015। विद दिस अब चल के देखते हैं कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में कुछ इस प्रकार के वाटरफॉल्स हैं, कुछ जलपात्र हैं, कुछ झरने हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खूबसूरती, उनका यूनिक कॉम्पोजिशन और उनसे एसोसिएटेड जगह, यानी कि वो कहां स्थित हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो बहुत ही जरूरी हैं। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इन 10 इंपॉर्टेंट एंड फेमस इंडियन वाटरफॉल्स के बारे में, और आप भी जरूर याद रखिएगा इनसे जुड़े कुछ बड़े ही दिलचस्प फैक्ट्स, और ये भी जरूर याद रखिएगा कि ये कहां स्थित है। तो पहला वाटरफॉल आज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कुंचिकल वाटरफॉल। इसको हम कुंचिकल फॉल के नाम से जानते हैं, और ये भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है। जी हाँ, आप जरूर याद रखिए दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, और इसकी हाइट है टोटल 455 मीटर्स, यानी कि 1493 फीट तक ऊंचा वाटरफॉल है ये, और ये स्थित है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत आता है। विद दिस अगर हम बात करते हैं बारेही पानी वाटरफॉल की, तो बारेही पानी वाटरफॉल एक ऐसा 2 टायर्ड वाटरफॉल है, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ वाटरफॉल है, जो कि सिंपलीपाल नेशनल पार्क में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर आता है। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा और ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। अगर बात करी जाए नोकलिकाई वाटरफॉल की, तो नोकलिकाई वाटरफॉल भारत का सबसे बड़ा प्लंज वाटरफॉल है। तो आप जरूर याद रखिएगा दैट दिस इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल ऑफ इंडिया। इसकी हाइट है तकरीबन 1115 फीट, और ये वाटरफॉल स्थित है चेरापूंजी में। चेरापूंजी का नाम आप
जरूर जानते होंगे, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश, इतनी ज्यादा वर्षा होती है दैट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप ये भी जानते होंगे दैट इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय, और मेघालय का तो नाम ही है मेघालय, यानी कि बादलों का घर, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश के लिए मशहूर है ये। एंड दैट इज व्हाई आप ये भी याद रखिएगा कि नोहकलिकाई वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन मेघालय। और अब अगर बात की जाए जोग फॉल्स की, तो जोग फॉल्स का नाम भी बहुत मशहूर है। तो ये भी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ही आता है, वहीं स्थित है, और ये शरावती नदी पे बसा हुआ एक झरना है। तो इस रिवर से जोग फॉल्स का नाम आप जरूर याद रखिए कि ये शरावती नदी पे बसा हुआ एक बहुत ही ज्यादा भारत का मशहूर झरना है। ये एक खंडित जल प्रपात है, यानी कि इट्स अ वेरी वेरी सेगमेंटेड वाटरफॉल, जो कि बारिश के मौसम पर निर्भर करता है। जब बारिश ज्यादा होती है तो इट बिकम्स वेरी वेरी मैग्निफिसेंट, बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है वाटर फ्लो। लेकिन ड्राई सीजन में जब मानसून नहीं होती तो ये झरना काफी श्रिंक कर जाता है अपने ओरिजिनल साइज से। अब अगर बात की जाए धुआंधार वाटरफॉल्स की, तो ये भी एक बहुत फेमस नाम है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में स्थित है। जबलपुर तो आप जानते हैं अपने जंगलों के लिए कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि धुआंधार झरना बेड़ा घाट में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। नाउ यू नो दैट नर्मदा इज अ वेरी फेमस रिवर ऑफ इंडिया व्हिच फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये झरना वहीं पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा झरना है ये। नर्मदा नदी जो कि विश्व प्रसिद्ध मार्बल चट्टानों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, नीचे गिर जाती है और फिर धुआंधार वाटरफॉल को फाइनली क्रिएट करती है नीचे गिरते समय। ऐसे ही अगर हम बात करें गाथा वाटरफॉल्स की, तो घाटा जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भारत का 36वां सबसे ऊंचा झरना है, यानी कि 36वां सबसे बड़ा वाटरफॉल है। विद दिस अगर बात की जाए स्वीट फॉल्स की, तो स्वीट फॉल्स से संबंधित आप ये याद रखिए कि ये शिलोंग में स्थित है, जो कि मेघालय में है। मेघालय जिसके बारे में हमने अभी अभी एक दूसरा वाटरफॉल भी पढ़ा था और ये भी बात की थी कि किस प्रकार यहाँ इतनी बारिश होती है, मेघों का आलय है मेघालय। तो स्वीट फॉल्स भी यहीं पे स्थित है और ये तकरीबन 5 किलोमीटर हैप्पी वैली नाम की एक जगह से स्थित है एंड इट इज ऑलमोस्ट 96 मीटर्स टॉल इन हाइट। इसको अक्सर भारत का मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे डेंजरस वाटरफॉल माना जाता है। अब बात करते हैं हुंद्रू फॉल्स की। तो हुंद्रू जल प्रपात भारतीय राज्य झारखंड में रांची जिले में स्थित एक झरना है। ये भारत का 34वां सबसे ऊंचा झरना है। विद दिस अगला वाटरफॉल है बाइशॉप फॉल्स और बाइशॉप फॉल्स शिलोंग में स्थित है, अगेन मेघालय में है, जो मेघालय की राजधानी है और इट इज द 22nd हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि अगेन ये एक बहुत ऊंचा और विशाल वाटरफॉल है। इसी प्रकार अगर बरकाना फॉल्स की बात की जाए, तो बरकाना फॉल्स सीथा रिवर के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका नाम आप याद रख सकते हैं इस नदी के नाम से कि हाउ सीथा रिवर इज द रिवर व्हिच क्रिएट्स द बरकाना वाटरफॉल, और ये आगुम्बे में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास कर्नाटका में स्थित है। अब अगर बात आगुम्बे की हो ही रही है, क्योंकि ये वाटरफॉल उसके नजदीक स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि आगुम्बे जो कि कर्नाटका में स्थित है, इट इज अ वेरी फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसकी मदद से आप इस जगह का नाम हमेशा याद रखिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, बहुत ही फेमस, और अपनी बायोडाइवर्सिटी के कारण, वाटरफॉल्स के कारण, रेड हेजी सनसेट के कारण ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट में चर्चित और बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है। दिस विलेज ऑफ आगुम्बे इज ऑल्सो नोन एज द कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसको कोबरा कैपिटल के नाम से भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैरायटी ऑफ स्नेक यानी कि सांप और कोबरा पाए जाते हैं, जिनके ऊपर कई रिसर्चेस भी की गई हैं और जिनसे कई वेनम एक्सट्रैक्शंस भी किए जाते हैं तरह तरह के मेडिकल रिसर्च के लिए। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के बाद अब हम समाप्त करते हैं डिस्कशन ऑन दीज करंट अफेयर्स। लेकिन खत्म करने से पहले चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे पास है इनसे संबंधित। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज like, where was the first edition of Sustainable Mountain Development Summit SMDS held? Options आपके पास है A शिमला, B ऊटी, C इम्फाल और D नैनीताल। अगला सवाल कहता है What is the theme of this year's annual convention of FICCI? यानी कि FICCI के इस साल के वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या था? Options है A Inspired India, B Developing India, C New Dimensions या फिर D Exports Promotion। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? कहां स्थित है उज्बेकिस्तान की राजधानी? ऑप्शंस है ए समरकंद, बी बुखारा, सी ताशकंद या फिर डी तरमेज। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है विद व्हिच स्पोर्ट इज अंकिता रायना एसोसिएटेड? यानी कि अंकिता रायना का नाम किस खेल से जुड़ा है? इज इट ए हॉकी, इज इट बी बैडमिंटन, इज इट सी टेनिस और इज इट डी क्रिकेट? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिचुएटेड? कहां स्थित है
द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्यालय? ऑप्शन है ए पुणे, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली या फिर डी चेन्नई। विद ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज फैक्ट्स हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको बहुत मदद मिली होगी और बहुत लाभदायक लगे होंगे ये सारे ही फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।